नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 मई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों के संबंध में जो भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? दवाओं का निर्माण, बिक्री एवं वितरण, नई दवाओं का अनुमोदन, देश में नैदानिक परीक्षण, दवाओं के मानकों को निर्धारित करना, आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण। इन पांचों विकल्पों को अगर हम देखें, भारत में जब हम दवा निर्माण की बात करते हैं, उनकी बिक्री या वितरण की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखें दवा के निर्माण की, बिक्री की और वितरण की जो प्रक्रियाएं हैं ये प्रमुख रूप से राज्यों की तरफ से नियंत्रित की जाती हैं। और जहां तक हम नई दवाओं के अनुमोदन की बात करें या उनका किसी भी तरह का क्लिनिकल ट्रायल करना है या कोई दवा है उसके मानक निर्धारित करने, स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, स्वास्थ्य को जो एक तरह से सही रूप में लाभ दें, आयातित दवाओं की जो गुणवत्ता है उसको नियंत्रित करने की अगर हम बात करें, तो पहले पॉइंट को छोड़ दें अगर हम, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चारों ही जो कार्य हैं वो एक तरह से केंद्रीय संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। अगर हम ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की बात करें और 1945 के जो रूल्स हैं उनके अनुसार हम देखें तो केंद्र की जो संस्थाएं हैं वो दवाओं के अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण, नए मानकों को निर्धारित करना दवाओं के लिए, आयातित दवाओं की गुणवत्ता, इनके लिए उत्तरदायी हैं। जबकि राज्यों की संस्थाएं प्रमुख रूप से निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। केंद्रीय संस्था के रूप में अगर हम देखें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, तो सीडीएससीओ एक तरह से उत्तरदायी संस्था रहती है और इसी में एक तरह से काम करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी तरफ से कोई भी नई दवा का परीक्षण हो रहा है तो उसके अंतिम रूप में मंजूरी दी जाती है कि इस दवा का उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में हमारा एक आर्टिकल भी है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई औषधि कोविड-19 के लिए डेवलप की गई है, तो उसी के संबंध में हमने आपको यहाँ पर ये प्रश्न दिया है। यानी पहला विकल्प आपका छोड़ दें तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो आंसर आपका है सी, यानी 2, 3, 4, 5 सही है। तो अगर हम न्यूज़ देखें तो कोविड-19 के लिए डीआरडीओ की तरफ से एक नया औषधि का निर्माण किया गया है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी 2DG। सामान्य रूप से आप देखें तो एक पाउडर के फॉर्म में रहेगा और आप पानी में इसको घोलकर आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दवा बनाई गई है इसके आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 में अनुमति दे दी गई है। किनके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अरनेश कुमार निर्णय किससे संबंधित है? यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय जेलों में जो भीड़ है उसको कम करने के लिए एक तरह से जो आदेश दिया गया है उसके संबंध में है, जिससे कि कोविड-19 का जो प्रभाव है वो जेलों में एक तरह से न्यूनतम किया जा सके। और यहाँ पर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो अरनेश कुमार जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका एक तरह से यहाँ पर हवाला दिया गया है कि इसका प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाए जब जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अरनेश कुमार निर्णय की अगर हम बात करें तो ये 2014 का निर्णय है और ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दहेज के संबंध में उत्पीड़न के लिए एक केस फाइल किया गया था, उसके संबंध में निर्णय। अगर हम सीआरपीसी की धारा 498A की बात करें तो ये एक तरह से दहेज से संबंधित है और इसी एक तरह से कानून का उपयोग करके जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एक तरह से अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। यहाँ अरनेश कुमार के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में उन्होंने कुछ गाइडलाइन या कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इस निर्णय में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से ये कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो कोई भी अपराध है जिसमें गैर जमानती और एक तरह से वो संज्ञेय है, इसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से होनी चाहिए। तो ये कह दिया जाए कि गैर जमानती अपराध है और एक तरह से संज्ञेय है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जांच है वो पूर्ण रूप से एक तरह से होनी चाहिए। और दूसरे पार्ट पर ये कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए और साथ साथ कारण जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में भी एक तरह से डिटेल में व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। सेक्शन 41 में जो भी व्यवस्था दी गई है कि बिना वारंट के पुलिस अगर किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है तो इसकी भी मजिस्ट्रेट को एक तरह से वहीं पर जांच करनी होती है कि जो भी कारण पुलिस के द्वारा बताए जा रहे हैं वो सेक्शन 41 में जो दिए गए कारण है उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी एक आधार देखना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इस चर्चा के आधार पर अगर हम देखें तो अरनेश कुमार जो निर्णय है 2014 का, ये प्रमुख रूप से गिरफ्तारी के संबंध में जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए उनके साथ में एक तरह से संबंधित है।
तो आंसर आपका है सी। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क आपको दिए गए हैं और यहाँ पर राज्य में मिलान करने के लिए आपको दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें और ये टाइगर रिजर्व का भी एक तरह से भाग है असम में, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की गतिविधियां पता चली हैं। कुछ रिजॉर्ट के द्वारा अपना जो क्षेत्र है वो विस्तारित किया गया है। इसकी जांच की जा रही है कि राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व होने के बाद भी इस तरह का पर्यावरणीय एक तरह से जो कानून है उसका उल्लंघन करके यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमने राष्ट्रीय पार्क का मिलान करने के लिए आपको ये प्री का क्वेश्चन दिया है। अगर हम केबुल लैमजो राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यह एक तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने देखा कहाँ पर स्थित है, असम में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाता है ए, सेकंड का आंसर हो जाता है आपका सी, थर्ड का हो जाता है आपका बी और फोर का हो जाता है डी, यानी आपका आंसर हो जाता है ए, जहाँ पर आपके चारों जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके साथ में राज्यों का मिलान सही है। तो विकल्प आपका एक सही है। अगली न्यूज़ पर आते हैं और ये एफटीए के संबंध में यानी मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन दिया है। और इसका बड़ा कारण ये है कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो वार्ताएं हैं वो दोबारा प्रारंभ की जा रही हैं। इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। याद रखें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताएं थी वो 2013 से स्थगित है। इसी के साथ साथ देखें कि भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा आपस में कनेक्टिविटी यानी आपस में संपर्क बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है, यानी इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। तो ये जो समझौता हस्ताक्षर किया गया है इसका उद्देश्य ये है कि भारत और यूरोपीय संघ डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में एक दूसरे के यहाँ जो भी श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं उनका आना जाना, उसके लिए आपस में एक तरह से सहयोग करेंगे और इसमें एक तरह से पारदर्शी नीति बनाकर इसके लिए कार्य करेंगे। तो इस रूप में भारत और यूरोपीय संघ की जो सहयोग है वो बढ़ने जा रहा है। उसको और आगे ले जाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में जो बैठकें 2013 से सस्पेंड है उनको फिर से भारत और यूरोपीय संघ प्रारंभ कर रहा है। तो इसी मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में हम यहाँ पर आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्नलिखित देशों या संगठनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया गया आसियान और ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है, दक्षिण कोरिया, जापान और श्रीलंका। उन सही विकल्पों का चयन कीजिए जिनके साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर हम यहाँ पर अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर है डी, क्योंकि सभी के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते हैं। अगर हम आसियान के साथ बात करें तो ये 2009 से एक तरह से कार्य कर रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ अगर हम देखें तो ये भी 2009 से सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है। जापान के साथ देखें ये 2010 से एक्टिव रूप में है। श्रीलंका के साथ अगर हम देखें तो ये आपका 1998 से एक तरह से काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो थाईलैंड के साथ हमने 2003 में हस्ताक्षर किया है। सार्क के जो हमारे सदस्य देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया में, उनके साथ हमने साफ्टा को हस्ताक्षर कर रखा है। इस तरह से भारत ने अपने कई महत्वपूर्ण साझेदार देशों और संगठनों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं, तो आंसर है आपका डी। डेली क्विज के हमारे दूसरे भाग में हम देखें तो हम विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं। यहाँ पर 2011 प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर हम देखें, नाभिकीय संयंत्र में भारी जल का कार्य होता है यानी हैवी वाटर का काम क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। तो जो भी न्यूट्रॉन एक तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं उनकी स्पीड को थोड़ा कम करके जो पूरी नाभिकीय एक तरह से जो प्रक्रिया होती है उसको कुछ धीमा किया जाता है। तो यहाँ पर भारी जल का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। तो आंसर आपका है ए। डेली कुछ के अपने लास्ट भाग में हम देखें तो आज के प्रमुख तथ्य, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की पहचान। देखिए ये विवाद फिर से एक तरह से सामने इसलिए आया है क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपना निर्णय दिया गया है, तो पिछड़े वर्ग की पहचान कैसे की जाए इसके संबंध में एक तरह से फिर से चर्चा काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब हम पिछड़े वर्ग की पहचान की बात करते हैं तो 102वां जो संविधान संशोधन है जिसके द्वारा NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, देखिए इसका गठन तो पहले हो चुका था। इसको 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया जो पहले वैधानिक था। तो संवैधानिक संस्था के रूप में ये स्थापित हो गई 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, और संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ दिया गया।
अब इस आयोग को एक तरह से काम दिया गया कि जो भी एक तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके संबंध में सुरक्षा उपाय जो किए जा रहे हैं उनकी जांच वो करता है और उनके बारे में जो भी सिफारिश है वो देता है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो उनकी योजनाएं हैं वो संचालित कैसे हो रही हैं, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, इसके संबंध में आयोग सिफारिश करता है। अगर पिछड़े वर्ग के संबंध में किसी भी तरह की मान लीजिए उत्पीड़न या कोई शिकायत है तो उसके संबंध में ये विचार करता है और केंद्र और राज्य को एक तरह से ये परामर्श देता है जब भी किसी भी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी योजना आती है या उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना होता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 342 ए आर्टिकल ये भी हमारे संविधान में जोड़ा गया और इसमें एक तरह से भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी एक तरह से राज्यपाल हैं उनसे बात करके और उनसे सलाह करके उस राज्य में जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास SEBC उनके संबंध में एक सूची जारी की जाएगी और ये सूची जारी होने के बाद अगर इसमें कोई नई मान लीजिए वर्ग को शामिल करना या किसी वर्ग को हटाना है तो कोई भी जो परिवर्तन है वो केवल संसद की मंजूरी से हो सकता है, यानी राज्यों का इसमें बहुत अधिक रोल एक तरह से नहीं बनता है। आप ध्यान रखें कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए जो स्थिति है वो अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से एक तरह से संसद के अधिकार में दिख रही है, जबकि सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये मानना है कि वो राज्यों के अधिकार को नहीं छीन रहे हैं क्योंकि संघीय ढांचे में राज्यों में पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने के लिए जो अधिकार है वो राज्यों के पास होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि 102वें संविधान संशोधन से अगर जो स्थिति वर्तमान में है उसमें कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो वो संशोधन के माध्यम से हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में जो पिछड़े वर्ग की स्थिति है या कौन सा वर्ग उसमें जाएगा इसके बारे में अगर कोई परिवर्तन होना है तो वो संसद की मंजूरी से ही हो सकता है। तो पिछड़े वर्ग की पहचान को लेकर वर्तमान में ये स्थिति एक तरह से विद्यमान है। ये हमारे 9 मई 2021 के डेली क्विज का भाग था। अगर आपको हमारी पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।